साथ करेंगे। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में 7 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सचिव डॉक्टर एलबी सिंह ने मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन पर पैसे लेकर लाइसेंस देने के आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा है कि अस्पताल में सुरक्षा मानक में कमी के बावजूद भी उन्होंने लाइसेंस दे दिए। अस्पताल प्रशासन के साथ साथ सिविल सर्जन पर भी कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अग्निकांड से जुड़ा हुआ ये बड़ा खुलासा हुआ है। जन स्वास्थ्य कल्याण समिति की तरफ से सिविल सर्जन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लापरवाही नहीं है, सिविल सर्जन का लापरवाही नहीं है, डीएम की लापरवाही नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं। लापरवाही इसमें सबसे बड़ी क्या है तो सिविल सर्जन का है। क्यों आज मारा टाट? क्यों पहले कहाँ था तुम? अस्पताल का रजिस्ट्रेशन तुम आज रद्द कर रहा है, इसके पहले तुम कहाँ था? सिविल सर्जन वहां के कहाँ था? डीएम वहां का पहले नहीं जाता था हॉस्पिटल पे तुम संरक्षण करने? क्यों? प्रसाद हॉस्पिटल के जो भी अधीक्षक थे, जो भी थे डॉक्टर, उन लोगों की तरफ से भी लापरवाही हुई। लापरवाही सबको इसमें, अस्पताल से लेकर करके सिविल सर्जन से लेकर के सबका इसमें मिली भगत से लापरवाही, सब लोग पे कार्रवाई होनी चाहिए, नीचे से लेकर के ऊपर। खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त पटना से धर्मेंद्र जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, क्या है मामला और क्या खुलासे हुए हैं, क्या कहा जा रहा है? मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में एक बड़ी घटना हुई थी, अग्निकांड हुआ था, कई लोग मारे गए थे। उसको लेकर मुजफ्फरपुर अस्पताल जो है उसके निदेशक पर जहां कार्रवाई की गई है, लेकिन बड़ा सवाल है और बड़ा आरोप लगाया गया है। जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सचिव हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि सिविल सर्जन के द्वारा अस्पताल को एनओसी दिया जाता है और लगातार पिछले 5 साल से अस्पताल को एनओसी मिल रहा था। तो फिर वहां की जो कमियां थी, उन कमियों को सिविल सर्जन ने क्यों नहीं देखा? उस कमियों के बाबत उनको लाइसेंस क्यों दिया? तो ये सीधा सीधा आरोप है सिविल सर्जन पर। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन पर यह आरोप है कि वो इस तरह के जो लाइसेंस हैं, वो लाइसेंस पैसे लेकर लाइसेंस देते हैं और अगर समय रहते इस तरह की घटना को रोकी जाती तो फिर इतनी बड़ी घटना नहीं होती। तो निदेशक, अस्पताल के निदेशक के साथ साथ जो सिविल सर्जन है वो भी मुख्य आरोपी हैं और उन पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जी वाकई धर्मेंद्र, देखने वाली बात होगी कि इस मामले में कार्रवाई आगे कैसे की जाती है। इस खबर की और अधिक जानकारी ले लेते हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक, क्या क्या खुलासे हुए हैं, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका क्या आधार बताया जा रहा है? जी, अब तक जो पूरी घटनाक्रम की बात अगर कर ले तो 4 जून की सुबह में जो घटना हुई थी, आईसीयू में भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन इस मामले में अब प्रशासनिक कार्रवाई जो है वह काफी तेजी से चल रही है और इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज कराया गया। हालांकि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई भी थी, कुछ ने उन्हें बेल भी दे दिया था। लेकिन इस मामले को लेकर लगातार प्रशासनिक स्तर पर जो है वह जांच जारी है। अस्पताल को फिलहाल जो है उसका लाइसेंस जो सिविल सर्जन के द्वारा है उसको रद्द कर दिया गया है और स्पष्टीकरण की भी मांग की गई है। तो 7 दिनों के अंदर अस्पताल को जवाब भी देना है। इसके अलावा फिलहाल अस्पताल को खाली भी करा दिया गया है। फिलहाल अस्पताल बंद है, वहाँ एक भी मरीज नहीं है, इलाज वहाँ पे अभी नहीं चल रहा है और तमाम जो अस्पताल के तमाम प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक एक वार्ड के, एक एक बेड के, उन सब की जांच जो है वहाँ पे चल रही है और लगातार प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है अस्पताल का दौरा कर रही है, जांच कर रही है। इसके अलावे अब जो है जिले में जितने भी अस्पताल चल रहे हैं इस पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। अग्निशमन की टीम से लेके तमाम जो टीम है वह जांच कर रही है। वाकई प्रशासन अब सजग है प्रियांक और सतर्क है और लगातार कार्रवाई की जा रही है कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो। लेकिन ये जांच का विषय है, कार्रवाई लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और इसी बीच इस वक्त की सबसे चर्चित खबर की बात कर ले। खान सर यानी फैजल खान की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है और ऐसे में आज उनके वकील कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। हालांकि सिविल कोर्ट की सुरक्षा सुबह से ही सख्त नजर आ रही है, एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की गई है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। फैजल खान उर्फ खान सर, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटक रही है और ऐसे में आज सिविल कोर्ट पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि उनके वकील की तरफ से ये बयान सामने आया था
कि अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जा रही है और आज ये जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ देख सकते हैं कि सिविल कोर्ट की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि शनिवार को ये खबर मिली थी कि खुद खान सर सिविल कोर्ट सरेंडर करने आ सकते हैं। ऐसे में अभी तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है और इसी के मद्देनजर यहाँ सिविल कोर्ट में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। अमूमन इतनी सख्ती नजर नहीं आती यहाँ सिविल कोर्ट में, आज फोर्स ज्यादा है। तो क्या लग रहा है कि खान सर के मद्देनजर ये सुरक्षा बढ़ाई गई है अभी? हम लोग को पर डे सुरक्षा रहता है मैडम। हाँ, लेकिन आज ज्यादा है। जैसे हम लोग को कुछ मिलता है, आप ही लोग के कुछ माध्यम से कुछ मिलता है तो हम लोग बढ़ा देते हैं। मतलब वो अग्रिम जमानत याचिका आज दाखिल होनी है कोर्ट के अंदर। इस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। अच्छा, मतलब सुरक्षा सख्त रहेगी। हाँ, सुरक्षा सख्त रहेगी, पर डे रहती है और आगे भी रहेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए अभी जो सुरक्षा है वो सख्त नजर आ रही है और एक्स्ट्रा जो फोर्स है उसकी तैनाती की गई है। हालांकि जो खबर है वो ये है कि उनके वकील आज अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने शनिवार को भी ये बयान दिया था कि जो प्रक्रिया है वो चल रही है और आज भी उनका बयान सामने आया है कि प्रक्रिया की जा रही है और अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल की जाएगी। हालांकि अभी तक उन्होंने न सरेंडर किया है, पुलिस इंतजार भी कर रही है कि वो सरेंडर कर दें। पुलिस अभी तक गिरफ्तारी उनकी नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ सिविल कोर्ट पर भी आज सबकी निगाहें हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया है अग्रिम जमानत याचिका की वो की जा रही है। उनके वकील की तरफ से जो अरविंद कुमार मवार हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रक्रिया की जा रही है और उन्हें अगर कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो थोड़ी आसानी होगी। लेकिन देखना होगा कि आखिर जो अग्रिम जमानत याचिका दाखिल होती है, सुनवाई होती है, तो क्या कुछ जो आदेश है कोर्ट की तरफ से वो आते हैं। लेकिन उससे पहले सिविल कोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा सख्त की गई है, क्योंकि अगर फैजल खान उर्फ खान सर अगर सिविल कोर्ट आते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहेगी। दूसरी तरफ उनके वकील की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका पर जो काम है वो किए जा रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए खान सर के विरोध में छात्र उतर आए। ज्ञान बिंदु के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर अल्टीमेटम दिया है। सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। गांधी मैदान में अनशन की भी चेतावनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए ये उसी कोचिंग संस्थान के छात्र हैं जिनकी तरफ से अटैक किया गया था, पत्थरबाजी हुई थी, आरोप लगे हैं और फिलहाल उनके सर रोशन को गिरफ्तार किया गया है। और उनका कहना है कि जब उनकी पोस्टर फाड़ने के बाद गिरफ्तारी हो सकती है तो इतने बड़े मामले में खान सर आखिर अब तक पिछले 48 घंटे से गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए। और इसी का विरोध इन छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर अल्टीमेटम लगातार दिया जा रहा है। कह रहा हूं कि आप गृह मंत्री हैं साहब, आप गृह मंत्री हैं, आप चाहेंगे तो बड़े से बड़ों को अपराधियों को जेल में डाल देंगे। आज जायसवाल जी ने एक बयान दिया कि खान सर को खान सर क्यों कह रहे हैं, खान कहिए। मैं कहता हूं कि जब आप इस तरह की बात बोल रहे हैं तो आप उसको अमल भी कीजिए ना। डेली मीडिया में बस एक ही चीज चल रहा है, खान सर पर छापा पड़ रहा है, छापा पड़ रहा है, छापा पड़ रहा है। जबकि मीडिया बाहर थी, पुलिस अंदर थी, क्लासेस चल रहा था, FIR हो चुकी थी। बड़ा सवाल है गिरफ्तारी क्यों नहीं। और इस बीच बड़ी खबर दानापुर से आपको बता दें, जहां ताराचक में रविवार को शराब पार्टी के बाद दो गुटों के बीच हुए विवाद में हिंसक रूप ले लिया। दिन और रात में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में बेटा के मुस्तफापुर निवासी नितिन कुमार की मौत हुई, जबकि विजय और सन्नी घायल हैं। घटनास्थल से शराब की बोतल और 6 से अधिक खोखे बरामद हुए हैं। परिजनों ने जेपी के बेटे पर आरोप लगाए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। घर पर नहीं था, हम काम करके आए शेरपुर से। 7 बजे के आसपास हमको मैसेज मिला कि आपका भगना के जो नल्ला पर जो है गोली मार दिया। तो हम आए तो देखे उसी, फिर अपना सब कोई मिल के अपना थाना को फ़ोन किए तो आए तो उस व्यवस्था में लगे हुए। क्या हमें कारण पता चला? कारण कुछ नहीं पता चला हमको। गोलीबारी की बात सामने आ रही है। दानापुर थाना क्षेत्र के ताराचक में एक गोलीबारी की घटना घटित हुई है और इसमें एक युवक नितिन कुमार जिसकी उम्र 16 वर्ष है, इसको गोली लगी है और इलाज के लिए इसको अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया था और इसकी डेथ हो गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अग्रतर कार्रवाई इसमें हम लोग कर रहे हैं। और आरंभिक अनुसंधान में यही पता चला है कि 2 गुटों के बीच झगड़ा था और आपसी बातों को लेकर इनके बीच में दिन में भी झगड़ा हुआ था और उसी में फिर शाम को इनके बीच में फायरिंग हुई है। आज दानापुर थाना अंतर्गत ताराचक में एक लड़का है नितिन नाम से, उसका किसी
जो साथी हैं, दोस्त वगैरह हैं, अभी प्रथम दृष्टया यही नज़र आ रहा है कि उन्हीं ने आपस में कुछ बीमारी हुआ उनके बीच में और उसने गोली चला दी। गोली चलने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। तो डेड बॉडी को अभी हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके अलावा और जो स्पॉट पे हमने और छानबीन की है, उसमें कुछ क्लूज आ रहे हैं। उसके आधार पर हम लोग जिसने गोली चलाई है उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच औरंगाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। बस ट्रेलर की भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई है। 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। कई की हालत गंभीर है। सदर अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। प्राथमिक इलाज के बाद 8 लोगों के इस वक्त उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। बोधगया से काशी जा रही थी यात्री बस। ओवरटेक के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घेड़िया के पास ये हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर औरंगाबाद से आपको बता रहे हैं। इस बीच अरवल से एक बड़ी खबर आ रही है। डीएसपी आवास के पास सोन नहर में एक गाड़ी के बेकाबू होने से बड़ा हादसा हो गया। दम घुटने से 4 लोगों की मौत हुई है। एक व्यक्ति को किसी तरह रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार पटना के बेहटा थाना अंतर्गत अमहारा गांव में 5 लोग कार पर सवार होकर अरवल जा रहे थे। वापसी के दौरान शार्प टर्न होने की वजह से उनकी गाड़ी सोन नहर में जाकर गिर गई, जिसमें 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है। एक शख्स का रेस्क्यू हुआ है। मृतकों में अमहारा के ऋषांक कुमार, कंकड़ बाग के अमन कुमार, बागकोला के मनोज कुमार और एक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं अमहारा के रोहित कुमार को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची है और सभी मृतक पटना के निवासी बताए जा रहे हैं। साढ़े 11 में करीब हमको फोन किया। अचानक रो रहा था पूरा। बोला कि गाड़ी जो है नगर में टूट चुका है अरवल्ला के पास। इसका खुद का मोबाइल भी नहीं था, दूसरे राहगीर का मोबाइल से कॉल किया ही। उसके बाद हम लोग अमहारा से निकले तो और लोगों ऋषांक के परिवार चाचा लोग को फोन किए हम लोग, ऐसे ऐसा बात हो गया है। वहाँ से हम लोग फिर निकले और अभी आए हैं। और इस बीच एमएलसी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। 10 सीटों के लिए आज नामांकन होगा। नामांकन की आज आखिरी तारीख है। 9 सीट पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होंगे। बीजेपी और जेडीयू से 4 उम्मीदवार हैं। 1 सीट पर एलजेपीआरबी का नामांकन होगा। एलजेपीआरबी ने अशरफ अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। चिराग पासवान आज नामांकन में शामिल होंगे। 12:15 पर एनडीए उम्मीदवार नामांकन करने जा रहे हैं और एनडीए के कई बड़े नेता भी मौके पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि विधान परिषद की 10 सीटों में से 9 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। आज बीजेपी से 4 उम्मीदवार नामांकन करेंगे। पार्टी ने 4 सीटों के लिए भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर, शीला पंडित को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ जेडीयू से निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद उम्मीदवार बनाए गए हैं। सभी उम्मीदवार आज नामांकन पर्चा भरेंगे। और इस बीच आरजेडी ने फिर से सुनील सिंह पर भरोसा जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी उम्मीदवार बनाए गए हैं सुनील सिंह। आज 11 बजे नामांकन करेंगे सुनील सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है, फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं सुनील सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आज एमएलसी चुनाव को लेकर नामांकन की आखिरी तारीख है। 10 सीटों के लिए आज आखिरी तारीख रखी गई है और सभी आज जब नामांकन पर्चा भरने जाएंगे 12:15 का समय निर्धारित रखा गया है, जब बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के तमाम जितने भी नेता हैं वो आज सीधे आपको वहां नजर आएंगे विधानमंडल में, जहां पर वो नामांकन पर्चा दाखिल करते हुए नजर आ सकते हैं। और इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। और अमित, क्या जानकारी है आज के इस नामांकन की प्रक्रिया को लेकर? कब शुरू होगी और कौन कौन उम्मीदवार हैं? किन बातों का ख्याल रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है? देखिए, सबसे पहली बात है कि 12:15 बजे जो है एनडीए के तमाम उम्मीदवार जो है एक साथ 9 उम्मीदवार जो है वो यहाँ पहुंचेंगे, नामांकन करेंगे। और आरजेडी से जो है सुनील सिंह को तीसरी बार मौका मिला है। कुमार सरबजीत हैं, इनसे ही हम बात करते हैं। कुमार सरबजीत से, सरबजीत जी, इस बार जो है सुनील सिंह को एक बार फिर से मौका मिला है। जी, सुनील सिंह फिर से मौका मिला है। मैंने कहा कि 11 बजे मेरा उम्मीदवार कौन होगा यहाँ पे आप देख लेंगे।
तो कैमरे में कैद करना है, प्राथमिकता से मैं यहाँ उपस्थित रहूंगा, 11 बजे तय कर लेना। लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि जो खेला लोकसभा में हुआ था, आपकी प्रत्याशी की हार हुई थी, इस बार भी शिकस्त। मैं आपको रिपीट करता हूँ कि देश में भाजपा एक ऐसी दल है जो बिना पैसे का, बिना धलबन का राजनीति नहीं कर सकती है। डर है इस बात का कि खेला होगा? डर पे आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन धन बल और खरीद फरोख्त पे आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं, क्वेश्चन करिए, आप ये पूछिए हमसे कि भाजपा ये कैसे आप ये प्रश्न हमसे पूछिए कि आखिर भाजपा इतना खरीद फरोख्त क्यों करती है, ये पैसा कहाँ से लाती है, इस पे न चर्चा होनी चाहिए। फैक्ट, एक्चुअल चीज पे हमेशा पत्रकारिता में चर्चा होनी चाहिए। कि आपने स्वयं स्वीकार किया कि भाजपा ने पिछले बार खरीद फरोख्त किया, आपने एक प्रश्न पूछा कि पिछले बार की तरह होगा, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अगर प्राथमिकता से उसके कैरेक्टर को दिखाइएगा तो खरीद फरोख्त बिहार में, देश में बंद हो जाएगा। जीत होगी सुनील सिंह की, या जो आपके फिर आप जीत की बात कर रहे हैं, फिर नॉमिनेशन हम क्यों कर रहे हैं? जीत के लिए न कर रहे हैं। बस इतना ही मेरी गुजारिश होगा तमाम आप साथियों से कि कौन दल है देश में जो बिना खरीद फरोख्त का राजनीति नहीं करती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तैयारी की गई है और उन तैयारियों को हम देखेंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमारे तस्वीरें पहुंचाने का। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे बिहार विधानमंडल से। बढ़ते आगे, देखिए खबर सासाराम से आ रही है, जहां भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह आज दिनारा के भलूनी भवानी देवी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि अभिनेता पवन सिंह आज विधान परिषद के लिए अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। उससे पहले उन्होंने दिनारा के भलूनी भवानी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान हजारों की संख्या में समर्थक एकत्रित हो गए। पवन सिंह के साथ दिनारा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक आलोक सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। और देखिए, पटना में विभिन्न मांगों को लेकर ऑटो चालकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हड़ताल की वजह से शहर के कई रूटों पर ऑटो का परिचालन प्रभावित है। ऑटो पार्किंग हब के अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है कि ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था से स्टैंड पर खड़े चालकों को नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि कुछ ऑटो को नो एंट्री में चलने की अनुमति दी जाती है, जिससे नियमों का पालन करने वाले चालकों की आमदनी प्रभावित हो जाती है। के कई रूटों पर आज ऑटो का हड़ताल किया गया है, यानी कई ऐसे रूट हैं जहां ऑटो का परिचालन आज नहीं होगा। और यहां देख सकते हैं कि जो ऑटो चालक हैं और संघ हैं, उनकी तरफ से हड़ताल किया गया है और प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जितने भी ऑटो हैं उन्हें अब सड़कों पे नहीं चलने दिया जा रहा है। क्यों ये प्रदर्शन? ये प्रदर्शन है, ट्रैफिक एसपी लोहान ने एक जो है प्लान दिया था, ट्रैफिक प्लान दिया था कि शहर में बेतरतीब जो है सड़कों को जाम रखता है ऑटो ई रिक्शा। उसके लिए स्टैंड चिन्हित किया गया, मल्टी लेवल पार्किंग। वहां पर बोरिंग रोड, राजापुर, बेली रोड, पाटलिपुत्रा जंक्शन तमाम गाड़ियों को वहां स्टैंड दिया गया। लेकिन 3 महीना तक वो ठीक ठाक चला, सारे चालक खुश रहे। 1000, 1200, 1500 रुपया हर चालक ने कमाया। लेकिन 3 महीने के बाद साफ स्थिति उलट हो गई। ट्रैफिक ने डाक बंगला से जो गाड़ी नो एंट्री लगा था, कोई भी व्यवसायिक वाहन वो डाक बंगला से, चाहे ऑटो हो, ई रिक्शा हो या नगर बस सेवा हो, उसका जो है प्रतिबंध लगाया गया था, वो अब प्रतिबंध खत्म कर दिया गया है। जो नहीं मान रहा है, देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है कि जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं उन्हें स्टैंड में ही अपना ऑटो लेकर जाना होगा। और उसके तस्वीर यहाँ नजर आ रही है, यानी कोई भी ऑटो फिलहाल नहीं चलेगा। और कई ऐसे रूट हैं जहाँ पर आज हड़ताल के मद्देनजर तमाम ऑटो को स्टैंड में लगाया जा रहा है। और साफ तौर पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि पुलिस की कार्यशैली पर वो सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि स्टैंड में कुछ ऑटो लग जाता है, उन्हें नुकसान हो रहा है। और कुछ ऑटो वाले नो एंट्री में भी एंट्री पा लेते हैं और ऐसे में कुछ लोग फायदे में हैं, कुछ लोग नुकसान में हैं। और ये कहीं ना कहीं दो तरफा व्यवहार है जो सही नहीं। और यही वजह है कि आज इनका हड़ताल है। और तमाम ऑटो और ई रिक्शा, कई ऐसे रूट हैं, चाहे पटना जंक्शन का हो, डाक बंगला चौराहा हो, बेली रोड हो, इन तमाम रूटों में आज ऑटो का परिचालन नहीं हो रहा है। और जो प्रदर्शन है उसके मद्देनजर यहाँ जो तस्वीर है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। ऑटो को स्टैंड में लगवाया जा रहा है, चलने नहीं दिया जा रहा है। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
और देखिए, सीतामढ़ी में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे प्रशासनिक अभियान ने एक बड़ा संदेश दिया। रिंग बांध रोड को जाम से मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान प्रशासन की टीम बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता के घर तक पहुंच गई और इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। क्या हुआ है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। कानून की नजर में न कोई रसूखदार है, न कोई आम और न ही कोई खास। सम्राट सरकार में ये धरातल पर सच होता दिखाई दिया। सीतामढ़ी में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए जब प्रशासन का बुलडोजर सड़क पर उतरा तो उसने ये नहीं देखा कि सामने किसका आशियाना है। देखते ही देखते बुलडोजर बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री और शिवहर से जेडीयू विधायक श्वेता गुप्ता के आवास परिसर में दाखिल हो गया। मामला सीतामढ़ी के रिंग बांध रोड का है, जहां पक्के निर्माण की वजह से आए दिन शहरवासियों को भीषण जाम से जूझना पड़ता है। प्रशासन ने बिना किसी राजनीतिक दबाव के बेहद निष्पक्षता से कार्रवाई करते हुए मंत्री के आवास परिसर के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई ने साफ संदेश दिया कि जब बात जनता की भलाई और कानून की आएगी तो सरकार अपनों पर भी कड़ा एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। सरकार की इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि ये कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत और बिना किसी भेदभाव के की गई है। आमतौर पर रसूखदारों के कब्जों पर आंखें मूंद लेने वाले सिस्टम के बीच सरकार की जीरो टॉलरेंस और बिना भेदभाव के कार्रवाई वाली इस छवि ने जनता के बीच कानून के प्रति विश्वास को और मजबूत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दीपक प्रकाश नहीं करेंगे नामांकन। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे नामांकन नहीं करेंगे। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन नहीं करेंगे। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि दीपक प्रकाश को बीजेपी कोटे से एमएलसी के लिए भेजिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के सिंबल पर बेटे दीपक प्रकाश को भेजने के लिए तैयार ही नहीं हुए और इसके बाद बीजेपी ने चारों सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। चलिए इस खबर की अधिक जानकारी ले लेते हैं। न्यूज 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, क्या खबर है, उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों इनकार किया? देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी की तरफ से साफ साफ कहा गया था कि आप दीपक प्रकाश को बीजेपी के सिंबल पर एमएलसी उम्मीदवार बना दीजिए और उसके लिए आप तैयार हो जाइए, जिससे उनका मंत्री पद भी बना रहेगा और दीपक प्रकाश एमएलसी बन जाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार नहीं हुए। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा ने पुराने वादे की याद दिलाई और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कहा गया कि वादा किया गया था विधानसभा चुनाव के वक्त आपको जो एक एमएलसी की सीट होगी, आप जिसे चाहे उसे एमएलसी की सीट दे सकते हैं। उस हिसाब से हमने दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया है अपने कोटे से, अपनी पार्टी की तरफ से, और वही एमएलसी के उम्मीदवार होंगे, आरएलएम की तरफ से ही होंगे। लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई। इससे जब इस पर सहमति नहीं बनी उसके बाद बीजेपी की तरफ से ये फैसला लिया गया और 4 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो वाकई देखने वाली बात होगी अमितेश। अब इस मामले को लेकर उपेंद्र कुशवाहा आगे क्या प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन फिलहाल ये जानकारी अपने दर्शकों को हम दे रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को